नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्र सरकार जीपीएस के घरेलू विकल्प के रूप में नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स इंडिया इन्वेस्टमेंट के तहत 88 वैकल्पिक निवेश कोषों में 7,385 करोड़ रुपए निवेश करेगी। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए दबाव बनाएगा और भारत में ट्रिपल डिप ला नीना परिघटना का प्रभाव देखा जा रहा है। 2 खतरनाक कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूर्व सूचित सहमति की अनुशंसा की गई और अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने अक्षय ऊर्जा और रोजगार वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट 2022 जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार जीपीएस के घरेलू विकल्प के रूप में नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं से कहा है कि वे अगले वर्ष से नए स्मार्टफोन्स को इस तरह से डिजाइन करें कि ये नाविक नेविगेशन प्रणाली को सपोर्ट करें। इस कदम का उद्देश्य नेविगेशन सेवा आवश्यकताओं के लिए विदेशी उपग्रह प्रणालियों पर निर्भरता को खत्म करना है। विशेष रूप से रणनीतिक क्षेत्रों में ऐसा करना जरूरी है। इससे किसी विशेष स्थिति में विदेशी उपग्रह प्रणालियों द्वारा सेवा वापस लिए जाने या फिर सेवा देने के इनकार करने के खतरों से बचा जा सकता है। जैसे कि सपोज करिए किसी दिन जीपीएस ने मना कर दिया कि हम अपनी सर्विसेज अब इंडिया को नहीं देंगे, किसी भी कारणवश हो सकता है ये, तो ऐसे में भारत के पास एक अपना विकल्प होना चाहिए और नाविक एक बेहतर विकल्प हो सकता है। नाविक जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। ये प्रणाली 8 उपग्रहों से मिलकर बनी है। ये भारत के संपूर्ण भूभाग के अलावा इसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करती है। इस प्रणाली को पहले IRNSS यानी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उप प्रणाली के नाम से जाना जाता था। नाविक का उपयोग भारत में सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग में, गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी जारी करने में और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित ट्रैकिंग और जानकारी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में विश्व में 4 नेविगेशन उप प्रणालियां काम कर रही हैं। ये है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ग्लोनास जो कि रूस का है, यूरोपीय संघ का गैलीलियो और चीन का बाइडू। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय प्रणालियां भी हैं जैसे कि भारत का नाविक और जापान का QZSS। नाविक के और भी अन्य कई उपयोग हैं जैसे कि ये स्थलीय, हवाई और समुद्री नौवहन में उपयोगी है, आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग और बेड़े के प्रबंधन में, मोबाइल फोन के साथ जोड़ने में और सटीक समय आधारित विश्लेषण में। इसके अलावा मानचित्रण और जियोडेटिक डेटा प्राप्त करने में, हाइकर्स और यात्रियों के लिए स्थलीय नेविगेशन सहायता में, साथ ही ड्राइव के लिए ऑडियो और विजुअल नेविगेशन में। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक निवेश क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र सरकार फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स इंडिया इन्वेस्टमेंट के तहत 88 वैकल्पिक निवेश कोषों में 7,385 करोड़ रुपए निवेश करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इन वैकल्पिक निवेश कोषों ने बदले में 720 स्टार्टअप्स में 11,206 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इनमें फंड फॉर स्टार्टअप्स के माध्यम से सहायता प्राप्त और बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन में 10 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स को वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया था। ये भारतीय स्टार्टअप प्रणाली के लिए घरेलू पूंजी जुटाने पर केंद्रित है। ये योजना 10,000 करोड़ रुपए के आरंभिक कोष के साथ शुरू की गई थी। ये राशि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से 14वें और 15वें वित्त आयोगों की अवधि के दौरान आवंटित की जाएगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी में पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के तहत सहायता प्रदान की जाती है। ये बदले में स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास संघ यानी सिडबी एफएफएस की कार्यान्वयन एजेंसी है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के लाभ ये हैं कि ये स्टार्टअप के लिए शुरुआती चरण यानी सीड स्टेज में पूंजी उपलब्ध कराते हैं। इससे घरेलू पूंजी जुटाने में मदद मिलती है। इससे विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम होती है। इसके अलावा घरेलू और नए वेंचर कैपिटल फंड्स को प्रोत्साहन मिलता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एक ट्रस्ट, एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट निकाय या फिर एक सीमित देयता भागीदारी के रूप में निजी रूप से
जुटाए गए निवेश कोष हैं। ये निवेश भारतीय या विदेशी किसी भी स्रोत से जुटाए जा सकते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में फैमिली ट्रस्ट, कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट और ग्रेच्युटी ट्रस्ट को शामिल नहीं किया जाता है। वैकल्पिक निवेश कोषों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी के अंतर्गत वो आते हैं जो स्टार्टअप्स, लघु एवं मध्यम उद्यमों और परियोजना में निवेश करते हैं और जो सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हों। इनमें शामिल है वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंजल फंड और सोशल वेंचर फंड। वहीं श्रेणी 2 के तहत इक्विटी और डेब्ट प्रतिभूतियों में निवेश शामिल है। इसके तहत प्राइवेट इक्विटी फंड और डेब्ट फंड और फंड ऑफ फंड्स को शामिल किया जाता है। वहीं श्रेणी 3 के तहत जटिल व्यापारिक रणनीतियों के माध्यम से कम समय में रिटर्न प्राप्त करने के उद्देश्य से निवेश शामिल किए जाते हैं। इसमें हेज फंड और पब्लिक इक्विटी फंड में निजी निवेश शामिल है। अगली खबर निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए दबाव बनाएगा। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एक राजनीतिक दल द्वारा स्थायी पद तय किए जाने पर कठोर टिप्पणी की है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा ऐसा कदम स्वाभाविक रूप से अलोकतांत्रिक होगा। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का मतलब है कि दल के भीतर लोकतंत्र हो। एक राजनीतिक दल की संरचना में दल के सदस्यों को निर्णय लेने और विचार विमर्श में किस हद तक और किस तरीके से शामिल किया जा सकता है, यानी कि दल के सदस्यों को स्वतंत्रता हो, साथ ही परिवारवाद से अलग हो और ज्यादातर निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हों। यही किसी राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र होता है। ये आमतौर पर नागरिकों की राजनीतिक क्षमताओं को पोषित करने और अधिक सक्षम प्रतिनिधियों को तैयार करने में मदद करता है। इससे एक राजनीतिक दल बेहतर नीतियों और राजनीतिक कार्यक्रमों का निर्माण सुनिश्चित कर पाता है। आंतरिक लोकतंत्र से किसी दल की बंद और निरंकुश संरचनाएं सभी नागरिकों के राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने के समान राजनीतिक अवसर के संवैधानिक अधिकार को प्रभावित करती है। आंतरिक लोकतंत्र किसी राजनीतिक दल में स्थानीय स्तर के पदों के माध्यम से सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। अलग अलग राय या मत न केवल राजनीतिक दल के भीतर बल्कि देश में लोकतांत्रिक भावना को समृद्ध करते हैं। ये राजनीतिक वंशवाद की अनुपस्थिति में युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर तो आंतरिक लोकतंत्र की बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन व्यवहार में इसमें कई चुनौतियां हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के नेतृत्व और संरचना का निर्धारण करने की प्रक्रिया पूरी तरह से खुली और समावेशी नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 दल के आंतरिक चुनावों को अनिवार्य नहीं करता। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर पंजीकृत राजनीतिक दलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। और यही कारण है कि आंतरिक लोकतंत्र की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की अभी भी काफी कमी है। और आइए अब बात करते हैं मौसम विज्ञान के बारे में। भारत में ट्रिपल डिप लानीना परिघटना का प्रभाव देखा जा रहा है। इतनी बारिश देखी जा रही है पूरे भारत में, उसका रीजन कहीं ना कहीं भारत में लानीना का विस्तारित प्रभाव है। इसे ट्रिपल डिप लानीना कहा जाता है। ट्रिपल डिप लानीना उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के लगातार 3 मौसम में मौजूद रहने वाली परिघटना है। वर्ष 1950 के बाद से केवल तीसरी बार लानीना ट्रिपल डिप परिघटना देखी जा रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक ये संभावना है कि ये लंबी लानीना परिघटना कम से कम वर्ष के अंत तक बनी रहेगी और इस तरह से ये 21वीं सदी की पहली ट्रिपल डिप लानीना बन जाएगी। लानीना मौसम से जुड़ी परिघटना है जो कि प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। इसे लिटिल गर्ल के रूप में भी जाना जाता है। ये परिघटना तब प्रकट होती है जब पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है और इस वजह से दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट पर एक मजबूत उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है। इस पूरी डिटेल को आप मैप के साथ पढ़िएगा तो और अच्छे से आप इसके बारे में समझ पाइएगा। आगे बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। 2 खतरनाक कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूर्व सूचित सहमति की अनुशंसा की गई है। PIC प्रक्रिया यानी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रक्रिया रॉटरडैम कन्वेंशन का एक प्रावधान है। ये प्रक्रिया खतरनाक रसायनों के भावी शिपमेंट की प्राप्ति के लिए इच्छुक आयातक पक्षकारों के निर्णयों की औपचारिक प्राप्ति और प्रसार के लिए एक तंत्र है। रसायन समीक्षा समिति ने इप्रोडियोन और टर्बुफोस नामक 2 खतरनाक कीटनाशकों के
लिए सिफारिशें की थी। इप्रोडियोन लताओं, फलों, वृक्षों और सब्जियों पर उपयोग किए जाने वाला कवकनाशी है। इसे कैंसर कारक और पुनरुत्पादन के लिए विषाक्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं टर्बूफोस एक मृदा कीटनाशक है। इसे आमतौर पर ज्वार, मक्का, चुकंदर और आलू पर इस्तेमाल किया जाता है। अपनी विषाक्तता की वजह से इसे जलीय जीवों के लिए भी खतरनाक माना गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में अनुपम वर्मा समिति की रिपोर्ट के माध्यम से भारत में इन रसायनों के उपयोग की अनुमति दी गई थी। भारत टर्बूफोस के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। रॉटरडम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे खतरनाक रसायनों में व्यापार के संबंध में देशों द्वारा सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। कन्वेंशन के तहत PIC प्रक्रिया के कार्यान्वयन को कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाया गया है। इसमें वैसे कीटनाशक और औद्योगिक रसायन को शामिल किया गया है जिनके उपयोग को पक्षकारों ने स्वास्थ्य या पर्यावरणीय कारणों से प्रतिबंधित या सख्ती से सीमित किया है। CRC रॉटरडम कन्वेंशन की एक सहायक संस्था है। इसे कन्वेंशन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार रसायनों और कीटनाशकों के निर्माण की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया है। अगली खबर अक्षय ऊर्जा से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी इरेना ने अक्षय ऊर्जा और रोजगार वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट 2022 जारी की है। ये रिपोर्ट इरेना और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा से जुड़े रोजगार के नवीनतम अनुमान प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे कि भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने से 3.4 मिलियन रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वैश्विक जल विद्युत रोजगार में भारत का योगदान लगभग 18% है और इसके बाद ब्राजील का स्थान है। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों में कहा गया कि वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ने विश्व भर में 12.7 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सौर ऊर्जा सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी अब भी बेहद कम है और विशेषकर कुशल रोजगार के मामले में ये रिपोर्ट इनपुट के रूप में प्रयुक्त कच्चे माल के खनन और प्रसंस्करण में रोजगार की गुणवत्ता एवं श्रम मानकों के मुद्दों पर प्रकाश डालती है। साथ ही ये अक्षय ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के सेवा मुक्त हो जाने के बाद उससे जुड़ी सामग्री के रखरखाव के मुद्दे को भी रेखांकित करती है। रिपोर्ट का मानना है कि व्यापार विवाद और भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आपूर्ति श्रृंखलाओं के स्थानीयकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके दोहरे उद्देश्य हैं विदेशों से आपूर्ति बाधित होने पर लोचशीलता को बढ़ाना और घरेलू मूल्य सृजन और रोजगार को प्रोत्साहित करना। उद्योग द्वारा अक्षय ऊर्जा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सृजित रोजगार की अनुमानित संख्या, जो कि वर्ष 2020 और 21 के आंकड़े हैं। भारत में सौर PV में जैसे 2,17,000 लोग शामिल थे। द्रव जैव ईंधन में 35,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। जल विद्युत में 4,14,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पवन ऊर्जा में 35,000, सौर ऊष्मा एवं शीतलन में 19,000, ठोस बायोमास में 58,000, बायोगैस में 85,000। वहीं भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा संकेंद्रण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इस तरह से कुल 863,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। विदेश व्यापार नीति का विस्तार। वर्तमान विदेश व्यापार नीति को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये विस्तार मुद्रा अस्थिरता और वैश्विक अनिश्चितता के कारण किया गया है। इससे पहले सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-20 की निर्धारित अवधि को 30 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया था। आपको बता दें कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भारत में वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित मामलों में दिशा निर्देशों और निर्देशों का एक समूह है। इसे प्रत्येक 5 वर्ष में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार के महानिदेशक द्वारा तैयार किया जाता है। अगला है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। हाल ही में INS सुनैना ने सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में प्रवेश किया है। यह संयुक्त समुद्री बलों के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लेगा। संयुक्त समुद्री अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसके अधीन विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पोत परिवहन मार्ग शामिल हैं। भारत CMF का सदस्य नहीं है। इस अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा
और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल और भारत, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन के पोत भाग ले रहे हैं। समुद्री अभियानों से जुड़ी सुर्खियों में एक अन्य सुर्खी भी है। INS तरकश ने समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए गिनी की खाड़ी में उसकी इन दिनों चल रही तैनाती के अंतर्गत पोर्ट जेंटिल गैबोन में एक पोर्ट कॉल किया। ये किसी भारतीय नौसेना पोत की गैबोन की पहली यात्रा है। साइन लर्न। सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा मोबाइल ऐप साइन लर्न को लॉन्च किया है। साइन लर्न भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है। इस ऐप में 10,000 शब्द हैं। इसका लक्ष्य ISL यानी कि भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश को आसानी से उपलब्ध कराना है, साथ ही इसे बड़े पैमाने पर जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है। जलदूत ऐप। इस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। ये ऐप चयनित गांव में भूजल स्तर की पहचान करने में मदद करेगा। ये ग्राम रोजगार सहायक को वर्ष में 2 बार चयनित कुओं के जल स्तर को मापने में सक्षम बनाएगा। इससे एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना और मनरेगा योजना के नियोजन के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। सफेद मक्खी। राजस्थान में रबी की फसल पर सफेद मक्खी के हमले की घटनाएं सामने आई हैं। सफेद मक्खी कपास का एक कीट है। ये पौधों की पत्ती को भीतर की तरफ से खाकर इसकी उपज को कम कर देता है। ये कीट कॉटन लीफ कर्ल वायरस जैसे रोगों का प्रसार करता है। ये कीट पत्तियों में उपस्थित रस को पीता है। ये पौधे की पत्तियों पर एक तरल पदार्थ को स्रावित करता है और इस तरल पर ब्लैक फंगस का विकास हो जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान। 6 दशक से भी अधिक समय के बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान में फिर से बाघों को बसाया जा रहा है। ये उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1958 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। यहाँ साख्य सागर और माधव सागर 2 झीलें हैं। इसके अलावा यहाँ मड़ीखेड़ा बांध भी स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन के साथ साथ शुष्क कांटेदार वन भी पाए जाते हैं। करधई यहाँ की प्रमुख प्रजाति है। यहाँ नीलगाय, चिंकारा, चौसिंघा, चीतल, सांभर आदि हिरण प्रजातियां पाई जाती हैं। नील कुरिंजी। हाल ही में कर्नाटक के चिकमंगलुरु में चंद्रद्रोण पहाड़ों में 12 वर्ष बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। नील कुरिंजी पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। आमतौर पर ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस फूल का पौधा 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। यह हर 12 वर्ष पे खिलता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन की वजह से पिछले कुछ वर्षों से इसके खिलने का मौसम अनिश्चित हो गया है। रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली RTIS एक GPS आधारित तकनीक है। इसे इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे स्टेशनों पर ट्रेनों की आवाजाही के समय की स्वतः जानकारी प्राप्त करने के लिए लोकोमोटिव्स पर लगाया जा रहा है। इस प्रणाली के तहत कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन सिस्टम में ट्रेनों के कंट्रोल चार्ट पर ट्रेनों की आवाजाही स्वतः दर्ज हो जाएगी। RTIS को प्रत्यक्ष लोको टू लोको संचार का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये खराब मौसम के दौरान ट्रेनों के संचालन में सहायता करेगा। इससे इनके टकराव को रोकने में मदद मिलेगी। एवीगैस 100LL। सरकार ने स्वदेशी रूप से विकसित एवीगैस के 100LL को लॉन्च किया है। ये पिस्टन इंजन वाले विमानों और मानव रहित विमानों के लिए निर्मित एक विशेष विमानन ईंधन है। ये उत्पाद विनिर्देशों को पूरा करने वाला एक उच्च ऑक्टेन विमान ईंधन है। ये बेहतर प्रदर्शन गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। ये विकासशील विमानन उद्योग की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। इसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। बथुकम्मा उत्सव। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने इंडिया गेट पर बथुकम्मा उत्सव मनाने की घोषणा की। बथुकम्मा एक फूल उत्सव है। इसे मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह उत्सव नवरात्रि के दौरान सातवाहन पंचांग के आधार पर मनाया जाता है। इसका आयोग जीवन देने वाली देवी बथुकम्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसमें महिलाएं समृद्धि और अच्छे वर्ष के लिए उनसे आशीर्वाद मांगती हैं। ये तेलंगाना के सबसे अनोखे त्योहारों में से एक है। इसे मुख्य रूप से इस क्षेत्र की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर listening.